सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुआहदा हो गया। ये एक दिफाई मुआहदा है। इसमें तैयब अर्दगान ने भी एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन क्या इस मुआहदे से पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल हैं और पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। आसिम मुनीर साहब की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की हिफाजत है, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो आपके सामने है। इतनी कत्लो गारतगिरी पाकिस्तान में 15 साल में नहीं हुई जितनी कत्लो गारतगिरी गुज़िश्ता 2 सालों में हुई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हुए और पाकिस्तान बदकिस्मती से दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की जो एक लंबी फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पर आके खड़ा हो गया। ये टॉप के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। एक आधा मुल्क और है, उसे कोई जानता भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों की हिफाजत में वो किरदार वो अदा नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। हाँ, भारत के साथ एक लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिराए थे, लेकिन 1 इंच भी ज़मीन पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे फतह नहीं की। फिर भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है। अच्छा, मैं ज़मीन फ़तह नहीं की, ये मैंने जुमला क्यों बोला? आपको लगेगा शायद मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। देखिए, कश्मीर को फ़तह करने का या उसे आज़ाद करने का पाकिस्तान की फ़ौज ने बेड़ा उठाया था और हमें हमेशा ये बताया जाता था कि एक दिन पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीर को फ़तह कर लेगी और ये होना चाहिए। अगर आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बनने के बाद भी ये नहीं करते तो फिर ये कब होगा? ये होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो सका कि भारत से पाकिस्तान का पानी छुड़वाया जा सके। देखिए, दूसरी जो जिम्मेदारी है वो आसिम मुनीर साहब की बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि वो अपने हलफ की पासदारी करें, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने सियासत के अंदर बदतरीन मुदाखलत की और लगातार की है और अब तक वो कर रहे हैं। तीसरा, इंसानी हकूक़ की उन्होंने बहुत बुरी तरह धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा। बहुत दफ़ा इंसानों को कत्ल किया गया, ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा गया, लोगों को मारा गया, उनको घरों से उठाया गया, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया। तो जो धज्जियाँ इंसानी हकूक़ की उड़ाई गई आसिम मुनीर साहब के दौर में उनकी ईमा पे, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा कैसे होगा सऊदी अरब से और तुर्की से मुआहदा करने पे? देखिए, ये मैं इसको फिर कहूँगा कि ये पॉजिटिव है। एक चीज़, मुसलमान ममालिक जितना आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे उतना बेहतर है। जितने ज़्यादा हमारे ताल्लुकात होंगे उतना बेहतर है। जितना ज़्यादा हम दिफाई नुक्ता नज़र से या ख़ारजी मामलात के नुक्ता नज़र से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे वो उतना बेहतर है। उम्मत मुस्लिमा करीब आएगी तो ये मुसलमान ममालिक के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं, 50 के करीब। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएँ तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकते हैं। मुसलमानों के पास आबादी भी बहुत बड़ी है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, टेक्नोलॉजी में वो काम कर सकते हैं, उनके पास कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिन ममालिक में ये लोग रहते हैं। फिर खुराक पैदा करते हैं बहुत सारे मुसलमान ममालिक और बड़े पैमाने पर करते हैं। तो ये बहुत बहुत हद तक खुद कफील हो सकते हैं। बहरहाल, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या इससे हो जाएगा? एक बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि ये जो मुआहदा है ये अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। हमारे फील्ड मार्शल की या जो है उसको वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये भी अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ तो ना 3 में है ना 13 में है। और सऊदी अरब जो है वहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं बाकायदा। उन्होंने अपनी ज़मीन के ऊपर अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो असल मसला ये नहीं है कि अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद लड़ेगा। यानी अगर आपको किसी को ये लगता है कि भारत के साथ लड़ाई हो जाएगी और सऊदी अरब और तुर्की मिलकर भारत को मारेंगे पाकिस्तान के साथ, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अगर आपको ये लगता है कि यूनान के साथ तुर्की लड़ेगा और सऊदी अरब और पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे जाएंगे और जाकर लड़ेंगे, तो ये भी आपको मेरे ख्याल में गलत फहमी है। सऊदी अरब के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा फ्यूल है और वो बहुत अमीर मुल्क है। वो अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। अमरीकी हथियार जगह जगह सऊदी अरब में इंस्टॉल हुए हैं और उनके लोग अमेरिकन से ट्रेनिंग भी लेते रहे हैं। तो अमेरिकन वहाँ पे अपने अड्डे लेकर मौजूद हैं। वो सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके बदले में वो बहुत पैसा भी लेते हैं। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और यमन की तरफ जाएगा। सऊदी अरब को यमन से ख़तरा रहता है हौसियों की जानिब से, फिर ईरान के साथ भी उनके हालात बिगड़ते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इसराइल से लड़ पड़े ये इत्तेहाद? तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें अमेरिका पड़ जाएगा। अगर ये इत्तेहाद अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ होता तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का स्टेटमेंट आ चुका होता। और अगर ये खिलाफ हुआ तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये स्टेटमेंट आ भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि एक 40 से ज़ायद मुसलमान ममालिक की एक फ़ोर्स बनाई गई थी
जिसमें पाकिस्तान भी था और सऊदी अरब की क़यादत में वो बनाई गई थी। उस फोर्स का जो सरबराह रखा गया था, जिसकी कमांड में थी वो फोर्स, वो जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं, वो उसकी क़यादत कर रहे थे। वो फोर्स कहाँ गई, उसने क्या कारनामा किया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इस मुआहदे को कैसे देखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी मिलिट्री बेसिस पहले ही मैंने आपको बताया कि वो सऊदी अरब में, वो बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं इस खित्ते से, सऊदी अरब से और दीगर अरब ममालिक से। अब अगर इसी तरह के मुआहदे बाकी अरब ममालिक भी कर लेते हैं तो अमेरिका का जो बहुत बड़ा एक यहाँ पे माली फ़ायदा है उसको चोट लग सकती है। जैसे कि तुर्की के सदर जो रजब तैयब एर्दोगान है, उन्होंने बड़ी बैलेंस्ड स्टेटमेंट दी है इस मुआहदे के बाद। यानी उन्होंने कहा कि आज हमने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की पुरखलूस दावत पर मक्का मुकरमा का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान मैंने अपने अजीज़ भाइयों सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हमने तीनों ममालिक की हैसियत से मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और साथ उन्होंने कहा कि इज्तमाही दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहदा हमारे सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने, दिफाई सनत में मुश्तरका मनसूबे तैयार करने और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुआविन साबित होगा। ये मुआहदा जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 में बयान करदा दिफा के हक़ की भी तौसीक करता है। वो ये कहते हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ये मुआहदा किया है। किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाता, हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं और हमारे खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम का इरादा रखने वाले तमाम बरादर ममालिक इसमें शमूलियत कर सकते हैं। ये उन सब के लिए खुला है। यानी तुर्की ने बड़ा इसको ओपन कर दिया कि इसमें अगर यूएई आना चाहे, इसके अंदर कतर आना चाहे, बहरीन आना चाहे और दीगर ममालिक अगर इसके अंदर कुवैत आना चाहे, उर्दन इसके अंदर शामिल होना चाहे या ईरान भी इसके अंदर शामिल होना चाहे, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं जैसे अज़रबैजान है, बाकी मुल्क हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होना चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। ये जनाब तैयब एर्दोगान का स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि तुर्की जो है वो खित्ते के मुश्तरका मलकियत के विजन के ऐन मुताबिक बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम की बुनियाद पर तमाम तनाज़ात और बहरानों को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने के अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर मजबूती से कायम है। मैं दुआ गो हूँ कि हमारी ये मशावरत, हमारा ये दौरा और ये दस्तखत शुदा मुआहदा हमारे पूरे खित्ते के लिए खैर व बरकत का बायस बने। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अरागची, उन्होंने एक बड़ा मानी खेज़ किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज ने दुनिया की सबसे महंगी फ़ौज के सामने अपनी तैयारियां, सलाहियत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है। जब मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं तो हम बदख्वाह बैरूनी अनासर की जानिब से पेश आने वाले हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसको खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा जब इकट्ठे खड़े होते हैं आप तो फिर आप बैरूनी ताकत का बड़े आराम से मुकाबला कर सकते हैं, जैसा कि ईरान ने करके दिखाया, दुनिया की सबसे महंगी फ़ौज का मुकाबला किया। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करें और हकीकी अखुवत और भाईचारे को अपनाएं। यानी ये बड़ा पॉजिटिव है मानी खेद है। ये अमेरिका को उन्होंने पैगाम भी दे दिया कि ठीक है, ये बड़ा अच्छा मुआहदा हो गया है। अपनी हिफाजत के लिए हमें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें ईरान के पास जितनी बड़ी सलाहियत है, ईरान ने तो देखें दुनिया में नक्शा ही बदल दिया लड़ाई का। इससे पहले हम समझते थे जिसकी फ़ौज जितनी बड़ी है, जितने ज़्यादा उसके पास हथियार हैं या जितने ज़्यादा उसके पास इंसान हैं, वो उस हिसाब से हम देखते थे कि फ़ौज ताकतवर है। लेकिन अब ये पता चला कि क्वालिटी क्या होती है किसी फ़ौज की। यानी अब समझ आ रही है कि फ़ौज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास मिज़ाइल कितने हैं, किस नौइयत के हैं और क्या आपके पास बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं जिनकी बहुत तेज़ रफ्तार हो, सुपरसोनिक मिज़ाइल्स क्या आपके पास हैं, और फिर आपके पास क्या ऐसे ड्रोन्स हैं जो बहुत कम लागत में तैयार होते हैं और बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करते हो एक्यूरेसी के साथ। जंग का ना सारा सिस्टम तब्दील हो गया है और ये भी पता चल गया कि दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी चंद दिनों के बाद फारग हो जाते हैं। जब आप लगातार सस्ते ड्रोन मारते हैं, जब आप लगातार सस्ते मिसाइल मारते हैं, तो दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स जिनमें अमेरिका के और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे, वो कुछ अरसे के बाद नाकाम हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं। लंबी लड़ाई के अंदर ये चीज़ें काम नहीं आती। लंबी लड़ाई में काम आता है, देखें ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉर्डर किसी मुल्क के साथ लगते हो तो आपकी उनके साथ लड़ाई हो। अमेरिका वहाँ से लड़ने आया। और एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर ये इत्तेहाद कहीं ईरान से लड़ने जा रहा है तो बहुत नुकसान हो जाएगा खित्ते में। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेरिका तो बहुत दूर से लड़ने आया था। कोई भी ईरानी मिसाइल अमेरिका में जाकर नहीं लगा। उनकी अपनी आबादी, उनका अपना मुल्क, उनकी जो जोग्राफियाई सरहदें हैं उनके अंदर वो महफूज हैं।
लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर ईरान के साथ लगते हैं और ईरान पहले ही सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पे हमले कर चुका है। लिहाजा ये इत्तेहाद ईरान के खिलाफ, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी जंग होगी या लड़ाई हुई, लेकिन हुई तो बड़ी तबाहकुन होगी। ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। तो अब्बास इराक्ची का और मैंने तैयब अर्दगान का दोनों के स्टेटमेंट्स आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं। पीटीआई को अपने लोगों को अब मुतमईन करना चाहिए। देखें, जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठ रही है कि 2 महीने का टाइम क्यों दिया, तो 4 दिन तो गुजर गए, बाकी भी गुजर जाएंगे। दिन जितने भी हो ना वो गुजर जाते हैं। आप इसको कितना भी लंबा करें, इमरान खान साहब ने 3 साल की जेल काट ली है। ये 2 महीने भी एक दिन गुजर जाएंगे। लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 महीने के बाद 27 सितंबर को एक्चुअली सुहेल अफरीदी करने क्या जा रहे हैं। क्या वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करेंगे, या वो बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में मुल्क को लॉकडाउन करेंगे, या वो इस्लामाबाद की तरफ एक इस किस्म का जुलूस लेकर जाएंगे जैसा पहले नहीं गया। देखें, अगर तो ये गाड़ियों में जाएंगे तो वो गाड़ियां तोड़ देंगे, वो पहले की तरह होगा। जो आइडियल सिचुएशन है वो तो ये है कि 5-10 लाख लोग इकट्ठे हों और पैदल चल पड़ें, यानी स्वाबी तक जाएं, स्वाबी पे जाके रुकें, वहाँ जाके हुकूमत को वार्निंग दें। स्वाबी पे ये बहुत बड़ी एक टेंट सिटी बनाएं, वहाँ पे जो है वो वॉशरूम्स वगैरह लगाएं और लोगों को फैसिलिटेट करें, और फिर गवर्नमेंट को वार्निंग दें, टाइम दें, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कि हमारे मुतालबात माने जाएं। अगर वो ना माने तो फिर पैदल आगे बढ़ें। जब स्वाबी से आगे आप पैदल बढ़ते हैं ना, तो फिर आपको कई दिन लग जाते हैं इस्लामाबाद जाने में। और याद रखिएगा, अगर आप पैदल आगे बढ़ते हैं और आपके पास सिर्फ ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं जिनके ऊपर आपका खाना आ रहा है पक पक के, फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं है। लोगों को खाना खिलाएं, आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। अक्टूबर का महीना मौसम में बेहतरीन होता है, उसमें आप खुले आसमान के नीचे भी रह सकते हैं अगर बारिश ना हो तो आर्जी बंदोबस्त भी किया जाता है। टेंट वगैरह भी आप साथ रख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर। अब ट्रॉलियों को तो नहीं तोड़ सकता, उनके तो शीशे होते ही नहीं है। तो ये एक हो सकता है कि अगर 100-150 ट्रैक्टर ट्रालियाँ साथ ले लें, उनके अंदर खाने पीने का सामान, देगे शेगे, बाकी चीज़ें रख लें, 200-250 ट्रैक्टर ट्रालियाँ हो जाए, ज़्यादा भी हो सकती हैं, और लोगों को लाखों की तादाद में पैदल चलाकर इस्लामाबाद की तरफ ले जाया जाए, तो ये हुजूम एक मुसीबत बन जाएगा। गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे आप एक दिन में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो एक दिन में शो खत्म हो जाता है। हुकूमत को भी पता होता है पूरी फोर्स को एक दिन में इस्तेमाल करो, लेकिन इस्लामाबाद ही अगर आप 2 हफ्ते में पहुंचते हैं और स्लो जाते हैं, रास्ते में आप बैठ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के लिए। वो इतना प्रेशर, इतना दबाव वो ले नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी हिकमत अमली है वो फौरी तौर पे बनानी चाहिए। आज 4था दिन है, अभी तक कोई कार्रवाई मैंने देखी नहीं, कोई एक्टिविटी मैंने देखी नहीं। और तैयारियां अगर करनी है तो तेज़ करनी पड़ेंगी। जगह जगह जलसे करें, जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स करें, बहुत सारी कमेटियां बनाएं, जो नौजवानों की मेंबरशिप है उन्हें तेज़ करें। जिन नौजवानों को जिम्मेदारियां देनी है उनको बताएं कि जनाब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने यहाँ ड्यूटी करनी है, आपने यहाँ ड्यूटी करनी है। हर 10 नौजवानों के ऊपर एक नौजवान को इंचार्ज बनाए। ये सारा कुछ जो है ना वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगा तो फिर आप मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑर्गेनाइज तरीके से ये लड़ाई लड़ती है। अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई होती तो पॉलिटिकल पार्टियां कब की आपस में फैसला कर चुकी होती, लेकिन क्योंकि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, यहाँ एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, पाकिस्तान की फौजी जर्नैल जो है वो इस सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ बहुत प्रोपेगेंडा भी होगा, ताकत का ब्रूटल इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन अगर इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ जाएं तो बगैर गोली चले, बगैर खून बहे बहुत बड़े टारगेट अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन तादाद बड़ी होनी चाहिए पाकिस्तानियों की। तो ये नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी इसके ऊपर देखें, आइंदा आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफात ख़त्म होते जाएंगे। मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी मैंने बड़ा स्टडी किया पीटीआई को। ये अभी लड़ रहे हैं ना, थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे ये दिन करीब आएंगे ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, इनमें आपस में इत्तफाक होना शुरू हो जाएगा, ये सारे रल के जोर लगाना शुरू कर देंगे। इलेक्शन से पहले कितनी लड़ाई थी, 2024 वाला जो था 8 फरवरी को, ये टिकट क्यों चला गया, वो क्यों हो गया, ये क्या कर रहा है, वो क्या, जो फतवे चल रहे थे उस वक्त। लेकिन जब इलेक्शन करीब आया तो एकदम सब में एनर्जी आ गई, वो सारे जुड़ गए एक ही मकसद के ऊपर कि भाई अब जिसको भी हमने नॉमिनेट कर दिया ना उसको इलेक्शन हमने जितवाना है। तो वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन था। एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई हुई है तो वो 8 फरवरी 2024 को हुई है, जब ये अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद, अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद आवाम से हार गए थे। लेकिन इन्होंने हार मानी नहीं है, तो अब आवाम को इन्हें सिर्फ हराना नहीं है बल्कि इनसे हार मनवानी है, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक बड़ा अच्छा काम किया
क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही थी, तो मैं ये भी आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। जो इन्होंने एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बिल लेकर आए थे, जिसमें ब्लू पासपोर्ट वाली एक शिक थी कि ताहयात अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, फैमिलियों को भी दिया जाए। तो वो जो तरामीम है मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुराद और इस्तेहकाक एक्ट 2026 की तरामीम में से ब्लू पासपोर्ट वाली जो शिक है, जो मुतनाज़ है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़ोर लगा के मुखालफत की थी, उसको निकाल दिया गया। देखिए इतनी पॉजिटिव बात है। अवाम की बात अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी हुकूमत में मानी जाए तो ये बहुत अच्छा साइन है, इससे जमहूरियत आगे बढ़ती है। तो PMLN को देखें परवाह नहीं होती, जो मर्जी कर लेते हैं। जरदारी साहब को कोई परवाह नहीं, उन्होंने सिंध का पानी दे दिया, चोलिस्तान में ले जाओ नहरें निकाल के, आप वहाँ पे जाके इस्तेमाल कर लो, किसी से पूछा ही नहीं। जो दिल करता है ख़रीद लेते हैं, कभी जहाज़ ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ये जो मर्जी करें, जिसको मर्जी मिनिस्टर लगाएं, जिसको मर्जी जिस मर्जी ओहदे पर बिठाएं, इनको सवाल नहीं किया जा सकता। जब सवाल कोई नहीं कर सकता तो फिर इन्हें जवाब देना भी नहीं होता, तो ये अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन PTI के अंदर ये कल्चर है फ़िलहाल। ये माजी में पीपल्स पार्टी में ये कल्चर हुआ करता था, बड़ा शानदार कल्चर था, लेकिन जरदारियों का जब कब्ज़ा हुआ तो वो बिल्कुल कल्चर तब्दील हो गया। अब PTI में है कि वो मुज़ामत करते हैं लोग और मुखालफत करते हैं गलत चीज़ की, तो ये गलत चीज़ जो है इसको रोका गया। क्रेडिट गोज़ टू आम कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये उसका क्रेडिट है। नाज़रीन, बिलावल ने गुज़िश्ता 4 दिनों में ना 4 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। इसका मतलब पता है कि इनके पास अपना कोई बयानिया ही नहीं है, और बयानिया इसलिए नहीं है कि इस वक्त ये जालिम के साथ खड़े हुए हैं और मजलूम जो है उसको कुचलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। याद है ना वो ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत, फिर जरदारी का कहना कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये सारा गंद इन्होंने ही मारा हुआ है, बिलावल जरदारी ने और आसिफ जरदारी ने। तो 4 दिनों में 4 अलग अलग किस्म के बयान दे चुका, कोई बयानिया है ही नहीं इनके पास। पहले कहते हैं टिक टॉक आपका जो है वो काउंटडाउन शुरू है, फिर बाद में कहता है वज़ीर आज़म बहुत अच्छा है, ये अपना टाइम पूरा करेगा। यानी कभी ये कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, फिर कहते हैं जी मेरे पाँव में आप लोग पड़ेंगे, फिर कहते हैं मेरी तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो लाहौर और इस्लामाबाद की है। यानी ये तो लड़ाई हो रही है मरीम नवाज या नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ के साथ, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मेरी तो लड़ाई ही नहीं है। तो बिलावल के पास कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, ना कोई कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अगले इलेक्शन में जाएँ और बनना है जनाब को वज़ीर आज़म। ये कैसे हो सकता है? नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक डाटा मेरे पास आया, और ये हमारे सहाफ़ी हैं उबैदुल्ला आबिद, उनकी वॉल से है। फैक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे जाके, ये ऐसे ही है। पाकिस्तान में जो है ना वो गुज़िश्ता 2-2.5 माह में, 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई, कम भी की, बढ़ाई भी हैं, लेकिन जब से जंग हुई है हमने तो कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई। और डीजल की कीमत जो है वो कितनी ऊपर लेकर चले गए, पेट्रोल की कीमत कितनी ऊपर लेकर चले गए। सिर्फ 15 दिन में हमने 70 रुपये कीमत बढ़ा दी डीजल की। लेवी हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आखिरी बार जो इजाफा हुआ था वो 15 मई को हुआ था। जून, जुलाई, ये अगस्त आ गया, यानी 3 महीने पहले वहाँ पे एक आखिरी इजाफा हुआ था भारत के अंदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में, और वो 3 रुपये का इजाफा हुआ था। सिर्फ 3 रुपये उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया था 3 महीने पहले, फिर नहीं बढ़ाया उन्होंने। बांग्लादेश में 1 जून को इजाफा हुआ था, यानी उनको भी 2.5 माह हो गए पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ाए हुए, और उन्होंने बहुत थोड़ा सा इजाफा किया था। श्रीलंका में 30 जून को जो है वो इजाफा हुआ था, यानी उनको भी तकरीबन 1.5 माह हो गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए हुए। और हमारे पास इस अरसे में हर दिन इजाफा होता है, हर दिन पेट्रोलियम लेवी बढ़ती है। आलमी मंडी में कीमत कम होती है, हम क्या करते हैं पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं और उसका इम्पैक्ट आवाम तक नहीं आने देते। ये है जनाब फ़र्क। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।